अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है भाई। और इस क्लास में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर बात करनी है। पिछले क्लास में एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस देखा। ये देखा कि एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेजर क्या क्या फर्क होता है, उनके एग्जांपल्स और एक डिफरेंस का मैंने टेबल बनवाया था। और मैंने कहा था कि ये टेबल जो है अच्छे से कर लेना, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो लिखने के काबिल हो कम से कम। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आज जो है हमें टोटली बात ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर करनी है। आप जानते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में वो उनका क्रिस्टल ग्रो हुआ होता है। ठीक है ना, रिपीटिंग रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहली प्रॉपर्टी, बल्कि 2-3 प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही हो कि इनका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। तो वहीं से ही हम स्टार्ट लेते हैं। और अगर कभी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग में आए, जो कि बोर्ड में नहीं आया हुआ, तो सबसे पहले आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन देनी है कि दो सॉलिड्स इन विच, लिख भी देता हूं इधर, रिवाइज हो जाएगी। दो सॉलिड्स in which the atoms, molecules or ions are arranged in a fixed 3-dimensional pattern, pattern ERN, या आप यूं भी लिख सकते हो, द सॉलिड इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, या हैव अ 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट। तो इस तरह का वर्ड आप यूज कर सकते हो जो इस सेंस में हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज अगर कभी लॉन्ग में आई भी सही, तो जनरली 2 या 3 प्रॉपर्टीज या मैक्सिमम 4-5 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। Give any 4 properties of crystalline solids, या यूं कह देगा give any 5 properties of crystalline solids। तब भी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लाजमी देनी है, डेफिनेशन और एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल दे देना। प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपके सामने आ जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे डायमंड है, तो ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी यहीं से ही देख लो कि फिक्स्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है इनकी ज्योमेट्रिक शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप होती है। इनकी ज्योमेट्रिक शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, मानो ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये उसकी शेप है, क्यूबिक शेप का ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब किसी एक कंपाउंड का है, मानो ये सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, अब जो दूसरा सोडियम क्लोराइड होगा वो भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा। तीसरा सोडियम क्लोराइड का यूनिट होगा, वो भी इसके जैसा होगा। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने यूनिट्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। उनमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर ये डायमंड है। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर से अभी दिखा रहा हूं, बनाना और कैसे बनता है ये सब बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, बाद में ये हम सीखेंगे। ये देखो, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी आप डायमंड खरीद लो, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो हर डायमंड में इसी तरह की अरेंजमेंट होगी, इसी तरह की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। हर सोडियम क्लोराइड में इसी तरह की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट मिलेगी। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं सबकी फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, सबकी ज्योमेट्रिक शेप्स फिक्स्ड होती हैं। ठीक है ना, तो फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप्स। और इनमें ये जो बॉन्ड एंगल्स, यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं, यहां पर ये जो एजेस के बीच के एंगल्स हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये एक फेस है, ये फ्रंट वाला एक फेस है। ठीक है, और ये इधर से दूसरा फेस है। जो 2 फेसेस के बीच का एंगल है ये भी फिक्स्ड रहता है, ये भी चेंज नहीं होता। 2 फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स।
फेशियल एंगल्स, ठीक है, ये भी फिक्स्ड होते हैं। बॉन्ड लेंथ ये भी फिक्स्ड होती हैं। बॉन्ड एंगल्स ये भी फिक्स्ड होती हैं। अलगर्ज एक मुकम्मल जो इनकी ज्योमेट्रिक शेप होती है वो फिक्स्ड ही होती है, ठीक है। आइस का क्रिस्टल ले लो, आइस का क्रिस्टल हमेशा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। मैंने भी पढ़ाया था पहले आइस का स्ट्रक्चर। कहीं से भी आइस का क्रिस्टल उठा लो तो उस क्रिस्टल की जो शेप होगी, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसका, वो सेम ही रहेगा। तमाम आइस कहीं से भी ले लो आप आइस, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होंगे, ठीक है। उसमें हर एंगल 104.5 का होगा, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे, सबकी डेंसिटी एक जैसी होगी, ठीक है ना। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सबकी फिक्स्ड ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। चाहे आप एक NaCl का क्रिस्टल ले लो, दूसरा NaCl का क्रिस्टल ले लो, दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। दोनों की जब आप स्टडी करोगे दोनों एक जैसे निकलेंगे। अगर आप इनके क्रिस्टल्स लेकर के उन्हें ग्राइंड करना स्टार्ट कर दो, आप कहो कि नहीं इनको पीस करके इनकी जो शेप्स हैं उनको खराब कर देते हैं, तो भले आप उनकी शेप्स खराब कर दो, फिर भी जो उनके यूनिट सेल्स होंगे उनकी जो शेप्स हैं वो काफी हद तक मेंटेन रहेंगी, ठीक है। एक फाइन पाउडर में उनको ग्राइंड करने के बावजूद भी उनकी शेप्स जो है चेकआउट करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर, एक्सरे एनालिसिस करने पर आपको वो सेम दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। नंबर 2, बुक में सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट्स का नाम लिखा है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बोथ लिख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स्ड और शार्प होते हैं, फिक्स्ड और शार्प होते हैं, और इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ने हमें 3 कंपाउंड दे दिए और कहा कि इनमें से कोई एक है जो सोडियम क्लोराइड है, आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सोडियम क्लोराइड है, तो आप कैसे बताओगे? आप उनको मेल्ट करके चेकआउट करोगे, उनमें से जो 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाए तो आप कहोगे दिस इज सोडियम क्लोराइड। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। बुक में एग्जांपल नहीं लिखी हुई, आप एग्जांपल दे दो कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, 801 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस। शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है इनकी क्लीवेज प्लेन्स। तीसरी प्रॉपर्टी क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। मिसाल के तौर पर ये 3-4 यूनिट सेल्स जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं। चलो ये 9 यूनिट सेल्स आपस में मिले हुए हैं। अगर आप, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप इसको तोड़ना चाहो, यहां पर अगर देखो तो एक देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, यूनिट सेल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है। तो अगर आप इनको तोड़ना चाहो तो आप इनको फिक्स्ड प्लेन्स के अबाउट ही तोड़ सकते हो, यानी आप इनको अगर तोड़ना चाहो तो आप इसको यहां से ही तोड़ पाओगे, इस जगह से, ठीक है, या इस जगह से तोड़ पाओगे। इधर से तोड़ने की कोशिश करोगे कि इधर से टूट जाए, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इसका क्लीवेज प्लेन नहीं है, ठीक है। ये क्रिस्टल आपको यहां से टूटने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। जब भी आप नॉर्मली किसी क्रिस्टल को लेकर के तोड़ोगे तो वो क्लीवेज प्लेन के अबाउट टूटेगा, ठीक है, जहां से उसका क्लीवेज प्लेन होगा, जहां से उसका फिक्स्ड प्लेन होगा। जब भी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हो, किसी क्रिस्टल को ब्रेक करते हो, तो वो डेफिनाइट प्लेन्स के अबाउट ब्रेक होता है। ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे कट गया। तो इन प्लेन्स को बोलते हैं क्लीवेज प्लेन्स। इन प्लेन्स का नाम है क्लीवेज प्लेन। तो व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ब्रोकन इट डू सो अलोंग डेफिनाइट प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन्स। इनको क्लीवेज प्लेन्स बोलते हैं। अगर आप इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां से इसका क्लीवेज प्लेन नहीं है। बहुत जबरदस्ती करके तोड़ना चाहो तो फिर शायद टूट जाए, लेकिन नॉर्मली जो है वो क्लीवेज प्लेन के अबाउट टूटता होता है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक से ज्यादा क्लीवेज प्लेन्स भी हो सकते हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 4 क्लीवेज प्लेन्स हैं, और इन क्लीवेज प्लेन्स का आपस में जो एंगल होता है, ठीक है, इस क्लीवेज प्लेन का और इस क्लीवेज प्लेन का जो आपस में एंगल है, ये देखो, ये क्लीवेज प्लेन का, इन दो क्लीवेज प्लेन्स का आपस में एंगल है 90 डिग्री। तो ये भी क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करता है, ठीक है। और एक ही तरह का अगर कंपाउंड है, उसके 2 डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, तो उनमें क्लीवेज प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो भी फिक्स्ड रहेगा। जिस तरह इंटरफेशियल एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स,
बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स ये फिक्स्ड रहती हैं एक ही कंपाउंड के क्रिस्टल में। इस तरीके से एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट क्रिस्टल्स में क्लीवेज प्लेन्स के बीच का जो एंगल है वो भी सेम रहता है और नंबर ऑफ क्लीवेज प्लेन्स भी लगभग एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो क्लीवेज प्लेन एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। क्लीवेज प्लेन क्या है? एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर क्लीवेज प्लेन्स, व्हाट आर क्लीवेज प्लेन्स, या आपसे यूं कहेगा जस्टिफाई दैट क्लीवेज प्लेन इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इट इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो इससे अगला जब हम टॉप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एनआइसोट्रॉपी, उसमें यह बात आएगी कि क्लीवेज प्लेन कैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है अपने पास एनआइसोट्रॉपी। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक शेप्स देखी और बताया कि हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक फिक्स ज्योमेट्रिक शेप होती है। इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, दो फेसेस के बीच के जो एंगल्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इनके फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और इनमें क्लीवेज प्लेन्स की प्रॉपर्टी होती है, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये फिक्स्ड प्लेन के अबाउट टूटते हैं, ये फिक्स्ड प्लेन के अबाउट टूटते हैं। और ये जो क्लीवेज प्लेन की प्रॉपर्टी है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। इसका मजीद कंसेप्ट हम लेंगे एनआइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी में, एनआइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी में। ठीक है, एनआइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ग्रेफाइट की। सबसे पहले आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ड्रॉ कर रहा हूं, बुक में नहीं बना हुआ, तो इसे बना लेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसका जब आंसर करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स बनाते होते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, ऐसे करके हेक्सागोनल रिंग्स बनाते होते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, यहां पर कार्बन है। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, हर कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे होते हैं। ये देखो मिसाल के तौर पे ये कार्बन है, इसने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। यहां पर देखो कोई भी कार्बन उठा लो, ये कार्बन उठा लो, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ये देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं। यहां से भी कोई कार्बन उठा लो, ये देखो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो कार्बन जो है बेसिकली कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर फ्री होता है, हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। इनको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप अपनी कॉपी या रजिस्टर को देख सकते हो। जिस तरह रजिस्टर के पेजेस होते हैं, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर और फिर और फिर और, तो इसी तरीके से ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं। एक ग्रेफाइट की लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हो ग्रेफाइट की लेयर्स में पैरेलल टू द लेयर, यानी ये लेयर्स की डायरेक्शन है ऐसे, और इसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हो, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट हो जाएगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पैरेलल अप्लाई करते हो तो ग्रेफाइट एक कंडक्टर आपको दिखाई पड़ेगा, एक कंडक्टर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लेयर्स के अबाउट ना, लेयर्स के अबाउट यहां पर कार्बन एटम्स मौजूद हैं और हर कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इस पूरे स्ट्रक्चर में ये घूमता रहता है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया, ये इलेक्ट्रॉन इसको लेकर के चलेगा, इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर इधर इधर, और अंटिल इसको क्रॉस करवा देगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक करंट आप यहां से अप्लाई करो परपेंडिकुलर टू द लेयर, परपेंडिकुलर टू लेयर अप्लाई करो, परपेंडिकुलर टू लेयर अप्लाई करो, तो ये नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो लेयर के बीच में स्पेसिस हैं, लेयर के बीच में स्पेसिस हैं, और परपेंडिकुलर टू लेयर फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा,
जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, अलोंग द लेयर चल रहे हैं। तो जब करंट आप अलोंग द लेयर पैरेलल टू द लेयर अप्लाई करोगे तो ये करंट को कंडक्ट करवाएंगे। जब आप परपेंडिकुलर टू द लेयर अप्लाई करोगे तो क्योंकि परपेंडिकुलर टू द लेयर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर रहा, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर रहा परपेंडिकुलर टू द लेयर, तो परपेंडिकुलर टू द लेयर ये नॉन कंडक्टर होगा, ये नॉन कंडक्टर होगा। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर व्हाइल इट इज एन इंसुलेटर परपेंडिकुलर टू द लेयर। जस्टिफाई, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप बताओगे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसे बताओगे इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम हैज फॉर्म्ड 3 covalent bonds and graphite has a layered structure and free electrons are available parallel to the layer. That's the reason if electric current is applied parallel to the layer, they conduct electricity, while if the electric current is applied perpendicular to the layer, it acts as insulator because there are no free electrons traveling perpendicular to the layer. If free electrons are traveling parallel to the layer, delocalized free electrons are traveling पैरेलल टू द लेयर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का लफ्ज भले ना इस्तेमाल करना, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करना। डीलोकलाइज्ड ये वर्ड लाजमी होना चाहिए। ठीक है, डीलोकलाइज्ड का वर्ड लाजमी होना चाहिए। तो देखो एनाइसोट्रॉपी को देखो मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूं कि इन सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं होती है एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी, किसी में होती है। इन सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स physical properties vary from one direction to the other such a behavior या such a property is called anisotropic property and this phenomena is called anisotropy, ठीक है। डायरेक्शन टू डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी का वेरी होना, जैसे ग्रेफाइट में है पैरेलल टू द लेयर गुड कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द लेयर नॉन कंडक्टर, इस तरह की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और इस फिनोमिना को एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं होता, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है जिनमें डायरेक्शन टू डायरेक्शन अरेंजमेंट का फर्क होता है, डायरेक्शन टू डायरेक्शन अरेंजमेंट का फर्क होता है। जैसे ग्रेफाइट में देखो, ग्रेफाइट में इस डायरेक्शन में जो है अरेंजमेंट कुछ और है, इधर से देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ और दिखाई पड़ेगी, इधर से देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ और दिखाई पड़ेगी, और इधर से देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ और दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। तो लेकिन जो अरेंजमेंट है वो रहती फिक्स है। इस डायरेक्शन की जो अरेंजमेंट होगी, दूसरा क्रिस्टल आप उठा लोगे तो उसमें भी इस डायरेक्शन में यही अरेंजमेंट होगी। पैरेलल टू द लेयर हमेशा एक जैसी अरेंजमेंट, परपेंडिकुलर टू द लेयर हमेशा एक जैसी अरेंजमेंट। तो एक डायरेक्शन की जो अरेंजमेंट्स हैं वो फिक्स रहती हैं। ये जरूरी नहीं कि हर डायरेक्शन की एक जैसी अरेंजमेंट हो, ये जरूरी है कि एक डायरेक्शन की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड रहे। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन में एक क्रिस्टल में एक अरेंजमेंट है तो उस ही कंपाउंड के, उस ही सब्सटेंस के, उस ही सॉलिड के दूसरे क्रिस्टल की उसी डायरेक्शन में भी वही अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, और अगर होंगी तो फिर ऐसी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी भी एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये मैंने बताया ये कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है, सब में नहीं होती। तो किसी में पैरेलल टू द लेयर अच्छा कंडक्टर होगा, किसी में परपेंडिकुलर टू द लेयर बैड कंडक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, जिसको हम अल्फा और बीटा लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा। मेरे ख्याल से बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लेंथ है, और बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम होता है। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये रिलेशन जो है आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री लेवल पर। तो अल्फा जो है पर केल्विन राइज या पर डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर करने पर
जितनी लेंथ बढ़ती है वो अल्फा कहलाता है। और पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर जितना वॉल्यूम बढ़ता है वो उसका बीटा कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है ना। तो ये सब भी क्या है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से क्लीवेज जब आपसे पूछे जस्टिफाई दैट क्लीवेज इज एन एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, तो आपने उसे बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब तोड़ा जाता है तो वो डेफिनाइट प्लेन्स के अलोंग टूटते हैं। ठीक है, और इन प्लेन्स के बीच में स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, क्लीवेज प्लेन्स के बीच में स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। तो क्लीवेज प्लेन क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग होते हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन टू डायरेक्शन वेरी करें वो कैसी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो चुनाचे साबित हुआ कि क्लीवेज प्लेन्स जो हैं ये कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है इनमें। समझ गए बात को। तो ये था एनआइसोट्रोपी। अच्छा, इसी तरीके से एक और डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी ठीक इसका उलट है। ठीक है, if the physical properties does not depend upon directions, if the physical properties does not depend or vary from direction to direction, these properties are called isotropic properties। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसका वॉल्यूम एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। जहां से चेक करोगे वॉल्यूम देखने पर एक ही जैसा मिलेगा। आपने सिर्फ करना क्या, उसे मेजरिंग सिलेंडर में डालना है। ठीक है, वॉल्यूम राइज करेगा, वॉल्यूम का डिफरेंस नोट करना है, तो वॉल्यूम हमेशा एक जैसा आएगा। अच्छा, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी लिख लेना, बोर्ड में शॉर्ट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक तो बुक में लिखा हुआ है, आइसोट्रोपिक बुक में नहीं लिखा हुआ। और इसकी एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है, ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन और एग्जांपल दे सकते हो। साथ ये भी बता सकते हो कि एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस वजह से होती हैं, डायरेक्शन टू डायरेक्शन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के अरेंजमेंट में जब फर्क आ जाए तो फिर एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, जबकि यहां पर आप बताओगे कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चाहे डायरेक्शन टू डायरेक्शन अरेंजमेंट वेरी भी कर जाए फिर भी ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ठीक है, जबकि एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा बीटा, क्लीवेज, ये डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है ना। अच्छा, क्लीवेज जो है ये टिपिकल एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। कोई एग्जांपल देना ना देना, क्लीवेज और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट की एग्जांपल लाजमी देना। ठीक है ना, ये दो एग्जांपल्स लाजमी देना। अच्छा, 4 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई एनआइसोट्रोपी तक। इससे अगली प्रॉपर्टी है अपनी हैबिटेट ऑफ क्रिस्टल। हैबिटेट मुंह से निकल गया, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ये आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है भाई, ये अलग भी पूछता है आइसोट्रोपी और डिफरेंस में भी पूछता है। बुक में नहीं लिखा हुआ था तो मैंने लिखवा दिया, शॉर्ट में साथ साथ बताता जा रहा हूं, एंड में रिवाइज नहीं करने वाला इस बार में, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, 5वीं प्रॉपर्टी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट का मतलब आदत। ठीक है, हैबिट का मतलब आदत, ठीक है, कोई मसला नहीं, कह सकते हो। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द शेप ऑफ क्रिस्टल in which it grows is called habit of crystal। मिसाल के तौर पे NaCl है। NaCl जो है जब भी आप उसको क्रिस्टलाइज करोगे किसी सोल्यूशन में से, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया, नहीं देखा तो देख सकते हो। NaCl को जब भी क्रिस्टलाइज करोगे तो वो क्यूबिक शेप में ग्रो करेगा, ये NaCl की हैबिट है। कहीं भी NaCl का सॉल्यूशन होगा उसकी क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो क्यूबिक क्रिस्टल्स बनेंगे।
ठीक है, क्यूबिक शेप की जो है उसके यूनिट सेल्स बनेंगे। तो प्रोवाइडेड, लेकिन एक शर्त है कि कंडीशंस जो है सेम रखी जाएं। अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ NaCl है, उसको क्रिस्टलाइज करोगे तो क्यूबिक क्रिस्टल्स ही बनेंगे। लेकिन उसके अंदर अगर कोई इंप्योरिटी मौजूद है, NaCl के साथ कुछ और भी मौजूद है, मिसाल के तौर पर 10% यूरिया अगर मौजूद है, 10% यूरिया मौजूद है, तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक शेप की बजाय नीडल लाइक ग्रोथ शो करेगा। नीडल लाइक, जिस तरह से सुई होती है, ठीक है, उस तरह की ग्रोथ शो करने लग जाएगा। तो अगर कंडीशंस चेंज हो जाएं तो फिर हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कंडीशन सेम रहे, कोई इंप्योरिटी ऐड ना हो, तो फिर क्रिस्टल की वो शेप जिसमें वो ग्रो करता है, जिसे हैबिट ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं, वो फिर सेम रहती है। ठीक है, वो फिर चेंज नहीं होती। नंबर 6, सिमिट्री। सिमिट्री एक बहुत मजे का टॉपिक है। ठीक है, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि ये टॉपिक जो है इधर डिटेल से होता बुक में, लेकिन खैर डिटेल से नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो उन्हीं पर ही बस गुजारा कर लेते हैं। सिमिट्री क्या है? सिमिट्री का लफ्जी माने तो यकसानियत है। यकसानियत, एक जैसा होना, यकसानियत या एक जैसा होना। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं फिर समझ लें। आओ पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाय नेम पूछेगा व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। सिमिट्री की डेफिनेशन देखो, द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी सिमिट्री जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। एमोर्फस सॉलिड्स में सिमिट्री नहीं होती। द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड when it is rotated about 360 degree along an axis is called symmetry। और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ठीक है, अच्छा, ये जो मार्कर है अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो क्या ये आपको सिमिट्रिकल दिखाई पड़ रहा है? देखो, सिमिट्रिकल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? नहीं, वैसे ये सिमिट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये चीज आ गई है। ठीक है, चलो दूसरा मार्कर, ये वाला कुछ सिमिट्रिकल है। ठीक है, ये वाला सिमिट्रिकल है, तो इसे देखो, ये वाला जो है ये सिमिट्रिकल है। ठीक है, देखो जैसे जैसे मैं रोटेट करता जा रहा हूं आपके सामने एक ही चीज 2 बार आ रही है। ठीक है, जैसे देखो ये इस तरफ से है, वैसे वो इस तरफ से है। ठीक है ना? तो इसी चीज का नाम सिमिट्री है। ठीक है, जब आप किसी क्रिस्टल को रोटेट करते हो, ऐसे रोटेट करते हो, ठीक है, इससे अगर समझ नहीं आ रही तो इससे समझा देता हूं। ये देखो, मानो ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो इस तरह की आपको 2 साइड्स आपके सामने आएंगी। ये देखो, ये साइड आ गई और फिर दोबारा ये साइड आ गई, और इस तरह की भी 2 साइड्स आपके सामने आएंगी। तो इस तरीके से फेसिस का रिपीट होना, ठीक है, और इसी के साथ साथ एंगल्स भी रिपीट हो रहे हैं, एजेस भी रिपीट हो रहे हैं। तो फेसेस, एंगल्स या एजेस का रिपीट होना जब आप किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री पर रोटेट करते हो। मानो ये देखो, यहां से मैं चला, ठीक है, यहां से मैं इसको दोबारा यहां तक लेकर के 360 पर रोटेट करूंगा। ये देखो, 1, ये 2 रिपीटिशन आ गई, 360 के अंदर ही रिपीटिशन आ गई। ठीक है, ये 3 और ये 4, ये अब 360 पर रोटेट हो गया। तो 360 में रोटेट करने के दौरान ही अगर रिपीटिशन आ जाए अबाउट एन एक्सिस, इसका जो एक्सिस है वो यहां से इधर दरमियान में से गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है और इधर से निकल रहा है, अबाउट एन एक्सिस इसको रोटेट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमिट्री। दिस इज कॉल्ड एज सिमिट्री। और जिस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया वो कहलाता है इसका एक्सिस ऑफ सिमिट्री, तो ये बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री। तो जब सिमिट्री की डेफिनेशन दोगे, ठीक है, ये तो बहुत सीधा सा करके आपको पढ़ा दिया, इतना सीधा टॉपिक है नहीं सिमिट्री का। अच्छा, सिमिट्री के एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वैसे और भी होते हैं, लाइक एक्सिस ऑफ सिमिट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल। ठीक है, मानो ये कोई क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, दिस इज अ क्रिस्टल। अगर इसमें सिमिट्री देखनी है तो इसका एक्सिस ऑफ सिमिट्री जो होगा वो यहां से गुजरेगा, ऐसे दरमियान में से गुजरेगा, और
प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जो जब इधर से गुजरे, सही से मैं रिपीट कर देता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन है जो किसी क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। यानी अगर यहां से हम प्लेन गुजारें, ऐसे प्लेन गुजारें, तो देखो इधर वाला और इधर वाला ये बिल्कुल सेम है, ये एक जैसे हैं, इधर वाला और इधर वाला एक जैसे हैं बिल्कुल। तो ऐसा प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन चेंज करें, कोई और प्लेन देखें, मानो हमने कहा ये प्लेन देखते हैं, ऐसे प्लेन देखते हैं, तो अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला ये सेम नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम नहीं है। देखो ये ऊपर वाला जो है, यहां वाला ये ज्यादा है और ये कम है थोड़ा सा, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से प्लेन पास करें, इधर वाला और इधर वाला ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, तो ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम अ क्रिस्टल दैट डिवाइड्स इट इनटू टू हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर लाइन एक्सटेंड की जाए तो वो एंड्स तक पहुंच जाए, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइंस एक्सटेंड करने पर वो एंड्स तक तो पहुंचे, लेकिन सेंटर से और उस एंड तक का फासला, ये वाला फासला ये सेम हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री नॉर्मली एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई करता है, ठीक है। मैंने कोशिश तो बड़ी की, थोड़ा सा है समझा दूं। सिमेट्री जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेशन प्लस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के नाम आपने देने हैं, ठीक है। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल में एक बात रह गई थी, जब क्रिस्टल को ग्रो करते हैं यानी क्रिस्टलाइज करते हैं तो मॉडरेट कूलिंग करते होते हैं। कैसी कूलिंग करते हैं? मॉडरेट कूलिंग। यहां पर बस उसने लिख दिया स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग नहीं करते होते, मॉडरेट कूलिंग करते होते हैं। ये चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया था। क्योंकि अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो लार्ज साइज इरेगुलर शेप क्रिस्टल बनते हैं, फास्ट कूलिंग करें तो स्मॉल शेप क्रिस्टल बनते हैं, प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। और अगर मॉडरेट कूलिंग करें तो फिर जो है सही से क्रिस्टलाइजेशन होती है। अच्छा 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। आइए देखें आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंस में लेकर चले तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये जो है बोर्ड में जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पर हेडिंग दे देता हूं आइसोमॉर्फिज्म की, और यहां पर दे देता हूं पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख दी जाए कि टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन सेम क्रिस्टलाइन स्टेट are called isomorphs। और इस फिनोमिना को this phenomena is called isomorphism। ठीक है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक ही क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करना, उन दोनों को कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो एक ही क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फ्स, और इस फिनोमिना को आइसोमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पर KNO3 और NaNO3, ठीक है, ये एक ही क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों जो है रोम्बोहीड्रल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ZnSO4, NiSO4, K2CrO4, 2 और मोर भी हो सकते हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे। ZnSO4, NiSO4, K2CrO4 और एक और था अपने पास K2SO4। ठीक है, ये चारों जो हैं ये ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये देखो 2 और मोर देन 2 substances existing in same crystalline state are called as isomorphs and this phenomena is called isomorphism। ठीक है, मॉर्फ का मतलब शेप, आइसो का मतलब सेम। ठीक है, सेम शेप। इसी तरीके से
NaF एंड MgO ये दोनों क्यूबिक होते हैं, ये दोनों क्यूबिक होते हैं। इसी तरीके से सिल्वर एंड कॉपर ये दोनों क्यूबिक होते हैं। इसी तरीके से जिंक एंड कैडमियम ये दोनों हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है, ठीक है, एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉली का मतलब डिफरेंट, मॉर्फ्स का मतलब शेप। तो यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन मोर देन वन फॉर्म्स, इन देन मोर देन वन फॉर्म। ये जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ये आयनिक कंपाउंड्स वाले होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयनिक कंपाउंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा बेटर होगा, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म is called polymorphism, is called polymorphism, ठीक है। और जो दो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, टू डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड polymorphs, polymorphs, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली बस दो का वर्ड ही यूज कर देते हैं। यहां पर भी दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का एक ही क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करना आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और एक ही कंपाउंड का दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पर AgNO3 है, AgNO3 ये रोहोम्बोहीड्रल या ऑर्थोरोहोम्बिक दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोरोहोम्बिक दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एंड लगा लो। इसी तरीके से CaCO3 ये भी रोहोम्बोहीड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, ट्राइगोनल शेप या रोहोम्बोहीड्रल शेप, एंड ऑर्थोरोहोम्बिक शेप। तो ये देखो, रोहोम्बोहीड्रल CaCO3 और ऑर्थोरोहोम्बिक CaCO3 ये आपस में पॉलीमॉर्फ्स होंगे। इसी तरीके से रोहोम्बोहीड्रल AgNO3 और ऑर्थोरोहोम्बिक AgNO3 ये आपस में पॉलीमॉर्फ होंगे। यहां से देख लो NaF और MgO ये दोनों क्यूबिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ्स होंगे, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फ्स होंगे। अच्छा, एक और चीज देखो, यहां पर देखो कि केमिकल कंपाउंड एक ही है, केमिकल कंपाउंड सॉरी एक ही नहीं है, डिफरेंट है। NaF अलग है, MgO अलग है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी कहोगे भाई फॉर्म तो सेम है, तो सवाल है मेरा, क्या NaF और MgO का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? आंसर है नहीं। डेंसिटी सेम होगी? आंसर है नहीं। बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं। कोई थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी? आंसर है नहीं। स्टेबिलिटी सेम होगी? आंसर है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से आप कह लो कि इनकी लैटिस एनर्जी सेम होगी आपस में, तो आंसर है नहीं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और पॉलीमॉर्फ्स में क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड एक ही है इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन देखो एक आधी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, क्योंकि एक ही कंपाउंड है। ये रोहोम्बोहीड्रल CaCO3 होगा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पर, ठीक है। और ऑर्थोरोहोम्बिक CaCO3 वो भी CaCO3 ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, वो भी हीट करने पर CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से रोहोम्बोहीड्रल AgNO3 ये भी सॉल्ट होगा, ये भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा। ऑर्थोरोहोम्बिक AgNO3 ये भी सॉल्ट होगा, ये भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा, NaCl के साथ प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये लिखता हूं, सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो देखो यहां पर आपको कंपाउंड भी मिल रहे हैं, एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, कंपाउंड्स भी एलिमेंट्स भी। लेकिन यहां पर देखो सिर्फ कंपाउंड है, लफ्ज मैंने लिखा है कंपाउंड, इधर मैंने लिखा है सब्सटेंस का, और आप जानते हो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना कंपाउंड एंड एलिमेंट बोथ शो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों शो कर सकते हैं, बोथ शो। और ये जो है पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना, ये ओनली कंपाउंड्स, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई? या बस कंपाउंड बोल देना ही सफिशिएंट होगा, आयनिक ना ही लगाओ तो बेटर है। तो ओनली कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स। तो इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है ना। मजीद आप इनकी हेडिंग्स वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है, तो उससे भी आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये लॉन्ग आया हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसे यहां पर डिफरेंस आपको बनवा दिया, लिख करके दिखा दिया। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म पर थोड़ी सी मजीद बात जो मैं समझता हूं रह रही है वो कर लेते हैं, फिर हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स का एक ही क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और एक ही कंपाउंड का दो डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फ्स जो होते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जबकि पॉलीमॉर्फ्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं पॉलीमॉर्फ्स में। अच्छा, आइसोमॉर्फ्स पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं, आइसोमॉर्फ्स पर, ठीक है। जनरली जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं जैसे KNO3 और NaNO3, अभी मैंने बताया कि ये दोनों रोहोम्बोहेड्रल होते हैं, ठीक है, रोहोम्बोहेड्रल होते हैं। जनरली देखा यह जाता है कि जो दो आइसोमॉर्फ्स होते हैं उनमें जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम होती है, एटॉमिक रेशियो सेम होती है। देखो 1 1, ये अगला एटम, ये भी एक, ये भी एक, इससे अगला एटम, ये 3, ये 3, तो दोनों की एटॉमिक रेशियो 1:1:3 है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो अगली एग्जांपल, ZnSO4, NiSO4, K2SO4, K2CrO4, ये सब के सब ऑर्थोरोहोम्बिक हैं, ऑर्थोरोहोम्बिक हैं। तो आप इनको देख सकते हो, इनमें रेशियो देखो, पहला एटम एक यहां पर, अच्छा ये दो हैं, ठीक है, ये दो हैं, तो इनको आप अलग करके लिख लो। होते ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी ऑर्थोरोहोम्बिक होते हैं, K2CrO4 और K2SO4, ठीक है, ये भी ऑर्थोरोहोम्बिक होते हैं, ठीक है। बुक में एक जगह डू का वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है, DO करके लिख दिया होगा, तो मैंने चेकआउट किया था, इसके लिए लिखा हुआ था उसने, इसके लिए होते ये दोनों भी ऑर्थोरोहोम्बिक है, ठीक है ना। तो वो आप बुक पर नोट कर लो ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा, इन दोनों में रेशियो देखो, ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं, 1:1:1:1 4:4, तो 1:1:4, ठीक है। ये दो देखो, इनमें रेशियो देखो, 2:2:1:1:4:4, तो 2:1:4, ये रेशियो बन गई, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर एंड सिल्वर थे, ये क्यूबिक थे, तो देखो ये अकेले हैं, 1:1। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एटॉमिक रेशियो सेम होने पर जो है इनके स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, हालांकि ये अलग अलग केमिकल कंपाउंड है। तो देखो क्रिस्टलाइन स्टेट जो है ना, वो फिजिकल अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि इसके एटम्स, आयंस कैसे अरेंज हैं, ठीक है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये किस तरह के रिएक्शन देता है, स्टेबल है या नहीं है। ये बस इस बात पर डिपेंड करता है आइसोमॉर्फिज्म कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। यहां पर देखो, इस वाले में, पहले में, यहां पर नाइट्रेट है, यहां पर नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि दोनों में नाइट्रेट है और दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म की तरफ चले गए, ठीक है। ऑल्दो ये एक एक्यूरेट रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ इस तरफ से कह सकते हैं। लाइकवाइज अगले में देखो सल्फेट, SO4,
सल्फेट सल्फेट दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, SO4 2 O O। सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नाइट्रेट का ऐसा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल। नीचे बुक में आपका लिखा हुआ है कि नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है, लेकिन बना हुआ नहीं है, तो ये देख करके ड्रॉ कर लो। जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहीड्रल होता है, टेट्राहीड्रल। लाइकवाइज यहां पर ये देखो, ये क्रोमेट और सल्फेट है। क्रोमेट का स्ट्रक्चर भी टेट्राहीड्रल होता है। क्रोमेट Cr डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, CrO4 2 माइनस। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, यहीं पर रो करके ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मैंने जो अगली प्रॉपर्टी आपको पढ़ानी है दैट इज एलोट्रॉफी। अब तक कितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली? 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नवी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है दैट इज एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी पर बात करते हैं। एलोट्रॉफी जो प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। पॉलीमॉर्फिज्म जो थी वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी, और मैंने कहा था कि एक ही कंपाउंड का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करना वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एलोट्रॉफी। तो नामी हेडिंग है एलोट्रॉफी की। एलोट्रॉफी का शॉर्ट क्वेश्चन जो था 9th क्लास में भी था, इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉफी। ठीक है, वैसे भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। ये जब आगे मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि फिजिकल स्टेट वाकई चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर सल्फर है। सल्फर जो है आपको रोहम्बिक फॉर्म में भी मिल जाएगा और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी मिल जाएगा। मोनोक्लिनिक, ये इसके अलग अलग क्रिस्टलाइन स्टेट्स हैं। इसी तरीके से टिन है। टिन जो है 2 फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, ग्रे फॉर्म में, ग्रे टिन, और व्हाइट टिन। अच्छा, यहां से मैं निमोनिक देता होता हूं आपको कि आप निमोनिक बना लो GC, गवर्नमेंट कॉलेज। जो ग्रे वाला टिन होता है वो क्यूबिक होता है, GC। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आप निमोनिक याद रख सकते हो। ग्रे क्या होता है? क्यूबिक होता है। अच्छा, व्हाइट देखो W के साथ क्या है? T है, तो ये कैसा होता है? टेट्रागोनल है। ये कभी भूलेगा नहीं फिर जिंदगी में। अच्छा, टिन, और एक और एग्जांपल कार्बन की 2 एलोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं, क्यूबिक जिसकी एग्जांपल है डायमंड, और दूसरा ग्रेफाइट कैसी होती है? हेक्सागोनल। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें 2 क्रिस्टलाइन स्टेट्स को एग्जिस्ट डायनामिकली इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर 2 क्रिस्टलाइन स्टेट्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर ये जो सल्फर है, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फर S8 रोहम्बिक जो है 95.5 डिग्री सेल्सियस पर रोहम्बिक से मोनोक्लिनिक। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स जो हैं ये आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं। यानी 95.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप सल्फर लोगे तो उसमें रोहम्बिक सल्फर भी होगा और मोनोक्लिनिक सल्फर भी होगा। ठीक है, 95.5 से नीचे चले जाओगे तो आपको सिर्फ रोहम्बिक मिलेगी। 95.5 से ऊपर चले जाओगे तो आपको सिर्फ मोनोक्लिनिक मिलेगी। ठीक है, लेकिन 95.5 डिग्री सेल्सियस पर आपको रोहम्बिक भी मिलेगी, आपको मोनोक्लिनिक भी मिलेगी। ठीक है, दोनों फॉर्म्स का एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा। यानी जितने मॉलिक्यूल रोहम्बिक के मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल मोनोक्लिनिक के रोहम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर। इसी तरीके से KNO3, ठीक है, KNO3 ये ऑर्थोरोहम्बिक
से KNO3 रोम्बोहीड्रल, रोम्बोहीड्रल, ये 128 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 128 डिग्री सेल्सियस से आप नीचे जाओगे तो आपको ऑर्थोरोम्बिक KNO3 मिलेगा, आपको ऑर्थोरोम्बिक KNO3 मिलेगा, और 128 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आओगे तो आपको रोम्बोहीड्रल KNO3 मिलेगा, ठीक है ना। और 128 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक 128 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इसी तरीके से टिन, ठीक है, इसी तरीके से टिन का होता है 13.2, टिन का होता है 13.2, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, टिन का होता है 13.2, टिन, क्यूबिक टिन टेट्रागोनल टिन के साथ, टेट्रागोनल टिन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है ये बार बार जो है पूछे जाते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से Na2SO4.10H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब पानी के साथ है, ठीक है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हाइड्रेटेड फॉर्म एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, Na2SO4 + 10H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे अलग होते हैं तो इसकी क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये क्रिस्टल को शेप देता है, जैसे ये निकल जाते हैं तो शेप चेंज हो जाती है। इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो 32.38 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। इसी तरीके से Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, इसको भी 32.38 डिग्री सेल्सियस पर इसका इक्विलिब्रियम एक और क्रिस्टलाइन स्टेट के साथ एस्टैब्लिश होता है, वो लोअर हाइड्रेटेड फॉर्म Na2CO3.7H2O, और 3H2O बाहर निकल जाते हैं। तो ये हायर हाइड्रेटेड फॉर्म है, लिख देता हूं, हायर हाइड्रेटेड फॉर्म, हायर हाइड्रेटेड, और ये कैसी है, लोअर हाइड्रेटेड, लोअर हाइड्रेटेड। पानी मॉलिक्यूल इसमें भी है लेकिन कम है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो गई। अच्छा, ये कैसी है, ये हाइड्रस फॉर्म है, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ, और ये कैसी फॉर्म है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अच्छा, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर की एक और बात, ये हमेशा लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा ना तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज होती है मतलब कोई अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिजिकल स्टेट तो ये भी चेंज हो रही है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। फिजिकल स्टेट कहने से मतलब कि अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहे, सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहे, ठीक है। क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रहना है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम ही रहता है, ठीक है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये वैल्यूज खामखा एमसीक्यूज में पूछता रहता है, खामखा, ठीक है। यूं भी पूछता रहता है कि बिलो 95.5 डिग्री सेल्सियस विच क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सल्फर एग्जिस्ट, तो आप बताओगे रोम्बिक, ठीक है। यूं भी पूछेगा अबव 128 डिग्री सेल्सियस विच फॉर्म ऑफ KNO3 एग्जिस्ट, तो आप बताओगे रोम्बोहीड्रल, रोम्बोहीड्रल। अच्छा, डेफिनेशन जब पूछेगा ये एग्जांपल्स दोगे, डेफिनेशन दोगे, साथ ये भी बताओगे कि बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर वन फॉर्म एग्जिस्ट एंड अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर द अदर फॉर्म एग्जिस्ट, और दूसरी बात करोगे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 10 प्रॉपर्टीज थी मैंने पढ़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टी जो है अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, खासतौर पर आपकी सिमेट्री, हैबिटेट ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का फर्क, आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी का फर्क, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये जो एंड वाली 7 है ना, ठीक है, पहले 3 फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, एंड वाली जो 7 हैं, और वो क्लीवेज में वो शॉर्ट क्वेश्चन के जस्टिफाई दैट क्लीवेज इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है ना। लॉन्ग में अगर कभी आएगा तो 4-5 प्रॉपर्टीज पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछता, कट्ठी सारी नहीं पूछेगा, तो जो 4-5 छोटी छोटी हो वो लिख देना, 7 डेफिनेशन लाजमी लिखना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आज की क्लास, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।